हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक आर्टिकल द प्रिंट में पब्लिश किया गया था जहां पर एडमिरल अरुण प्रकाश जी ने अपना ओपिनियन दिया है। तो इस आर्टिकल में उनके द्वारा जो बातें करी गई हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस पर डिस्कशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस आर्टिकल का जो टाइटल है वो ये है कि इंडिया इज़ एन एरोस्पेस जाइंट ऑन पेपर, इम्पोर्टर इन प्रैक्टिस। यानी कि एरोस्पेस जाइंट इंडिया है पर वो खाली पेपर पर है, असलियत में हम एक इम्पोर्टर हैं। साथ में वो एक्सप्लोर करते हैं कि चाइना ने क्या सही किया और हम क्या गलत कर रहे हैं। ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इस पर हम विस्तार से बात भी करेंगे। जो उन्होंने लिखा उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, साथ में अपने ओपिनियंस को भी ऐड करेंगे ताकि एक ज़्यादा क्लियर पिक्चर यहाँ पर नज़र आ पाए। तो इनके द्वारा कहा गया कि अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो हमारे दो इम्पॉर्टेंट इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें डिलेज दिखाई दे रही है। पहला तिरस मार्क 1 है, जो कि सब जानते हैं इंजन सप्लाई यूएस से हमें मिल नहीं पा रही है। GE F404 इंजन जो हमें मिलने हैं वो शेड्यूल से काफ़ी पीछे आ रहे हैं और अभी भी जो प्रॉमिस किया जा रहा है उस नंबर में डिलीवर नहीं हो रहे हैं। 5 इंजन मात्र डिलीवर हुए हैं, जबकि 2 इंजन्स पर मंथ काफ़ी समय से प्रॉमिस किया जा चुका है पर ये अचीव नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह से पूरी की पूरी डिलीवरीज जो है यहाँ पर डिलेड है। ऑल्दो दूसरे फैक्टर्स भी हैं पर ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताया जाता है। दूसरी बात होती है ALS ध्रुव की। अब ALS ध्रुव का जो मैरीटाइम वर्जन है ये काफ़ी लंबे समय से ग्राउंडेड है, करीबन 11 मंथ से, और अभी भी हम पोटेंशियल डिज़ाइन फ्लॉ को ढूंढ रहे हैं और कुछ हमें मिल नहीं रहा है। तो ये शोकेस करता है कि हमने अपने इंडिजिनस सिस्टम्स बना तो लिए, लेकिन ये क्योंकि पूरी तरीके से इंडिजिनस नहीं है और क्योंकि मैच्योर R&D इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें चीज़ों को स्मूथली चलाने में परेशानियां आ रही हैं। और ऐसे सिनेरियो में जहां हमारे बेसिक प्रोजेक्ट्स जो हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, हम एम्बिशन देख रहे हैं 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म का, जिसके अंतर्गत आमका को हम डेवलप करने वाले हैं। उसके बाद हम डेवलप करने वाले हैं नेवी के लिए TDBF, जो कि 5th जनरेशन का अगेन होने वाला है। तिरस मार्क 2 की उन्होंने चर्चा नहीं करी पर वो भी यहाँ पर डिस्कशन का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी तक तिरस मार्क 2 को रोल आउट हो जाना चाहिए था ओरिजिनल टाइमलाइन के हिसाब से, बट अब वो खिसक कर 2026 का फर्स्ट क्वार्टर हो गई है और जो फर्स्ट फ्लाइट है ये 2026 के एंड या फिर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में होगी। तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, MSMEs हैं, हम लाइसेंस के अंतर्गत दशकों से एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। चाहे हम MiG-21 की बात कर लें, Su-30 MKIs की बात कर लें या दूसरे प्लेटफॉर्म्स की बात कर लें, चाहे ये फिक्स्ड विंग हो या रोटेटरी विंग हो, हमारे पास दशकों का एक्सपीरियंस है। इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हैं, मैन्युफैक्चरिंग इशू नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इसके पीछे बड़ा रीज़न है कि हमने इंस्टीट्यूशंस तो बना दिए, एक लार्ज वर्कफोर्स भी हमारे पास है, डिफरेंट लैब्स हमारे पास है, ऑल्दो डिज़ायर यहाँ पर और ज़्यादा की है, पर सही अप्रोच ना होने की वजह से जिस तरीके का पैसा हमने लाइसेंसिंग में खर्च किया उसका फ़ायदा हम नहीं उठा पाए और इसलिए आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे जो इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं वो कम्प्लीटली इंडिजिनस नहीं है, ऑल्दो कहीं नहीं होते हैं, लेकिन इतने समय बाद भी जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और क्रूशल पार्ट्स के लिए अभी भी हम इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट हैं, जिसकी वजह से हमारे डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स डोमेस्टिक होने के बावजूद इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहेंगे और जो मेजर एडवांटेज हमें लोकल प्रोडक्शन का मिलना था वो हम उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट पर ये प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिलने वाले, क्योंकि क्रूशल पार्ट अभी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तिरस मार्क 1A जो है ये क्लासिक एग्जाम्पल है। तो इतने बड़े इंडस्ट्रियल बेस की वजह से हम एक एरोस्पेस जायंट तो हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए क्रूशल पार्ट्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं, पर अगर आप ग्राउंड रियलिटी को देखेंगे तो हम आज भी डिपेंडेंट हैं। इवन अगर हम DRDO की बात करें तो DRDO के पास बहुत बड़ा पूल है टैलेंटेड साइंटिस्ट का, करीबन 50 लैबोरेटरीज हैं जहां पर सोफिस्टिकेटेड फैसिलिटीज हैं, करीबन 16 के अराउंड डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जो कि दशकों से इंडिजिनस हार्डवेयर के नाम पर स्क्रू ड्राइवर गिरी करते हुए लाइसेंस प्रोडक्शन कई सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स का कर रही हैं, लेकिन उसका कोई इनपुट आपको दिखाई नहीं देगा। दशकों के एक्सपीरियंस को ये कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं मीनिंगफुल रिजल्ट्स में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अभी भी रशियन वेपन्स की कॉपीज बना रही हैं R&D के नाम पर, ऑल्दो DRDO द्वारा कुछ इनोवेशन कई जगहों पर दिखाई गई है। स्पेसिफिकली अगर हम मिसाइल्स की बात करें तो वहां पर काफी अच्छा काम किया गया है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की, जहां पर यह बताया गया है कि हमने करीबन 2,64,156 यानी कि 2,64,156 करोड़ रुपीस सेव किए हैं ऑन इंडिजिनस रिसर्च की वजह से, वो भी पिछले 5 साल में,
जो कि डीआरडीओ का एक्चुअल पोटेंशियल शोकेस करती है, पर इतने दशकों से जो हम कर सकते थे वो नहीं कर पाए हैं। तो ये पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, पर इतने दशकों से वो हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए थे। सेम चीज पीएसयूज के साथ भी है। हमारा ये मानना है कि सबसे बड़ी परेशानी हमारे साथ ये रही है कि हम एक प्रोजेक्ट को पकड़ के स्टिक नहीं कर पाते हैं। हम ये इंश्योर नहीं करते हैं कि अगर एक प्रोजेक्ट पकड़ा गया है तो पहले इसको पूरी तरीके से इंडिजिनाइज किया जाए, सक्सेस बनाया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। हम सीधे आगे की तरफ देखने लगते हैं, एक प्रोजेक्ट को आधा कुक्ड या फिर बेक्ड छोड़कर। तेजस का एग्जांपल अगर हम लें तो तेजस मार्क 1A में हमने काफ़ी इंडिजनाइजेशन परसेंटेज बढ़ाया है, लेकिन अभी भी वहाँ पर जो इंजन यूज़ हो रहा है ये इम्पोर्टेड है, जिसकी वजह से हम परेशानी फेस कर रहे हैं। कावेरी प्रोग्राम में अगर प्रॉपर फंडिंग हुई होती और अगर हमने ये इंश्योर किया होता कि ये इंजन इस एयरक्राफ्ट से लगा रहे, तो आज ये स्थिति ना होती कि हम अमेरिका पर डिपेंडेंट रहते। हम सीधे तेजस मार्क 2 के प्रोग्राम में कूद गए, जहाँ पर सेम परेशानी फेस करी जाएगी, और इंजन को लेकर अब हम आमका में इंडिजिनस इंजन बनाएंगे। तो इस अप्रोच को भी हमने पॉइंट आउट किया है कि बदलने की रिक्वायरमेंट है। इसके कंपैरिजन में अगर आप चाइना की बात करेंगे तो चाइना ने हर एक अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज किया है। शुरुआत में जो सोवियत यूनियन से उनको हेल्प मिल रही थी और बाद में मिलना बंद हो गई थी, उसको कैपिटलाइज करते हुए उन्होंने लाइसेंसिंग को और जो ब्लूप्रिंट्स उन्हें सोवियत यूनियन से मिले थे उसको लेकर चाइनीज़ कॉपी बनाई सोवियत वेपन्स की, और अब अल्टीमेटली वो स्थिति पर है कि रशिया से भी आगे जा रहे हैं इनोवेशन और R&D के मामले में, क्योंकि उन्होंने शर्म नहीं करी। फ्लॉड इक्विपमेंट्स बनाए पर काम करते रहे, उसको मास्टर करने की कोशिश करी गई। उसके बाद फिर नए प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक किया, जहाँ पर जो लर्निंग है उसको अप्लाई करते हुए R&D को एक्सपैंड किया गया, और अब ये स्थिति है कि जैसा कि हमने बताया ये रशिया से भी आगे निकल चुके हैं, इवन अमेरिका तक को चैलेंज कर रहे हैं। क्लासिक एग्जांपल अगर हम जेट इंजन का लें तो चाइना काफ़ी दशकों से इनको लेकर स्ट्रगल कर रहा है, पर इन्होंने वो इंजन छोड़ा नहीं, जैसे कि हमने कावेरी को छोड़ दिया। ऑल्दो कावेरी KDE में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन तेजस के लिए हम कावेरी को छोड़ चुके हैं। ये चीज़ चाइना ने नहीं करी, उन्होंने इसके फ्लॉड वेरिएंट्स भी बनाए और आज एक मैच्योर इंजन ये डेवलप कर पाए हैं, लेकिन इन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ा नहीं। ये 85-86 से इस इंजन पर काम कर रहे हैं, जो कि फ्रेंच अमेरिकन CFM 56 पर बेस्ड है, जिसका लाइसेंस प्रोडक्शन ये करते थे। पर अब जाकर जो WS-10 इंजन है ये इनके एयरफोर्स की बैकबोन बन गया है। ये इनके जेटन में भी इस्तेमाल होता है, इनके फ्लैंकर वेरिएंट्स में भी इस्तेमाल होता है, और अब इसके डिफरेंट वर्जन्स को ये 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पर हमने भी कई लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत जेट इंजन बनाए, पर उसको हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए। जैसे कि हमने बताया कावेरी प्रोग्राम भी काफ़ी अच्छा चल रहा था, पर अगर हमने उस पर फोकस किया होता तो शायद वो एक सक्सेस बन पाता, और भले ही हमें मॉडर्न स्टैंडर्ड का इंजन ना मिलता, पर समय के साथ साथ हम उसे मैच्योर कर पाते। तो जो विल पावर चाइना ने दिखाई है, क्योंकि वहाँ पर जो कंडीशन थी वो ये थी कि उनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वो इंडिया ने नहीं दिखाई, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस थे, और ऑप्शंस की वजह से आज हम परेशान हैं। और चाइना ने अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया। साथ में हमारे यहाँ पॉलिटिक्स भी चलती रही है ऐसे PSUs में, और गवर्नमेंट की भी अच्छी खासी बैकिंग रही है, जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर पाए हैं। वरना जिस तरीके का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर ये प्राइवेट एंटिटी होते तो सर्वाइव ही ना कर पाते, जिसका नुकसान इस देश को झेलना पड़ा है। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, हम प्रॉपर फंडिंग भी कर रहे हैं, R&D पर फोकस भी कर रहे हैं, और इसलिए DRDO ने इतना इंप्रेसिव रिजल्ट 5 साल में दिया है, जिसकी वजह से 2.5 लाख करोड़ के ऊपर हम बचा पाए हैं। साथ में चाइना की एक और अच्छी अप्रोच रही है, जो कि हमने कभी किया नहीं, और शायद हम करना अवॉइड भी करेंगे, कि उन्होंने सही गलत की परवाह नहीं करी। उन्होंने रिक्वायरमेंट को समझा और इसको कैसे भी पूरा करना है ये उनका गोल रहा है। चाहे यहाँ पर ब्लूप्रिंट की चोरी हो, चाहे यहाँ पर जो चाइनीज नेशनल्स फॉरेन कंट्रीज में इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा पैसा देकर चाइना वापस बुलाना हो, चाहे यहाँ पर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट का उल्लंघन हो, तो उनको जो भी मिला उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और ग्रो करने पर फोकस किया। ऑल्दो हम इसमें से कई चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन कई चीज़ों को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए। जैसे कि इंडियन नेशनल्स को जो कि इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, ज़्यादा पैसा देकर इंडिया बुलाना, जिस चीज़ की हम लाइसेंसिंग कर रहे हैं उसके ऑल्टरनेट्स को बनाना, और जिन प्रोजेक्ट्स पर हम काम कर रहे हैं उनको तब तक खत्म ना करना जब तक रिजल्ट हमें ना मिल जाए। तो हम काफ़ी कुछ चाइना से सीख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बदलाव भी हुए हैं, लेकिन और चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। तो हम एरोस्पेस पावर हाउस तब तक नहीं बन सकते जब तक हम एक्चुअल में R&D पर अच्छा खासा स्पेंड नहीं करते हैं और प्रॉपर विल पावर के साथ कमिटमेंट शो नहीं करते हैं। होपफुली चीज़ें बदले, क्योंकि यहाँ पर बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।